नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग टीजीटी 2004 का पेपर सॉल्व करेंगे। इस पेपर में हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे कि आयोग द्वारा 2004 में परीक्षार्थियों से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे तथा यह क्लास रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कम से कम 20 से 30% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से कहीं ना कहीं आगे आने वाली परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो इसलिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यह बेहद ज़रूरी विषय हो जाता है या बहुत ज़रूरी बात हो जाती है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का हम लोग अवलोकन करें और वहां से समझने का प्रयास करें कि एग्ज़ाम में किस बेस के प्रश्न या किस आधार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक विषय अर्थशास्त्र में जो प्रश्न पूछे गए हैं टीजीटी के एग्ज़ाम में, उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक नंबर जो प्रश्न है क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी, लेकिन दिसंबर 1945 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कार्य करना चालू किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भुगतान असंतुलन की समस्या को दूर करने के लिए सदस्य देशों को अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था उपलब्ध कराता है। तो यह क्वेश्चन जो एक है इसका सही आंसर 1944 हो जाएगा, ये सही आंसर है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है सदस्य देशों को, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, अल्पकाल के लिए ऋण प्रदान करता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भुगतान असंतुलन की समस्या को दूर करने के लिए ऋण देता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, एक श्रमिक की वास्तविक मजदूरी का माप है उसकी आय की क्रय शक्ति, उसकी प्रतिदिन की औसत आय, उसके द्वारा उत्पादित वस्तु का मौद्रिक मूल्य, कर के उपरांत उसकी बची आय। तो एक श्रमिक की वास्तविक मजदूरी का माप जो है वह उसकी आय की क्रय शक्ति है। वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार श्रमिक की वास्तविक मजदूरी की माप उसकी आय की क्रय शक्ति के द्वारा की जाती है। तो आय की क्रय शक्ति जो है श्रमिक की वास्तविक मजदूरी का माप है। 2 का सही आंसर ए है। अगला 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है यह देखना है। टोटल रेवेन्यू या कुल आगम के बारे में पूछा गया है। TR बराबर होता है, TR बराबर P इंटू Q, मतलब जितनी उत्पादित वस्तु की मात्रा है उसको कीमत से गुणा करने पर प्रति इकाई जो वस्तु की कीमत होती है उससे गुणा करने पर जो मूल्य प्राप्त, जो राजस्व प्राप्त होता है उसे टोटल रेवेन्यू कहा जाता है। तो टोटल रेवेन्यू P इंटू Q हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू। एक यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू, तो TR बराबर मार्जिनल रेवेन्यू MR बराबर तो हो जाएगा TRN-1 हो जाएगा। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, धन का। तो अर्थशास्त्र व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और धन का सबका अध्ययन करता है। लेकिन अगर प्रारंभिक तौर की बात की गई है तो प्रारंभिक तौर पे अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। इसके बाद आगे के अर्थशास्त्रियों ने क्रमशः अर्थशास्त्र की परिभाषा को समय के अनुसार परिवर्तित कर दिया। जैसे मार्शल ने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान कहा।
रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को दुर्लभता का विज्ञान कहा, और जेके मेहता ने अर्थशास्त्र को आवश्यकता विहीनता का विज्ञान कहा, तथा प्रोफेसर सैमुअल्सन ने अर्थशास्त्र को विकास का विज्ञान कहा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यू आकार का नहीं हो सकता है? तो अगर यू आकार की बात की जाए तो यू आकार का जो है AFC नहीं हो सकता, एवरेज फिक्स्ड कास्ट यू आकार का नहीं हो सकता है। एवरेज फिक्स्ड कास्ट जो है आयताकार अतिपरवलय होता है, यह आयताकार अतिपरवलय है, जिसमें क्या बताया गया है, उत्पादन बढ़ने के साथ AFC घटता जाता है। एक्स अक्ष पर उत्पादन हो जाएगा और वाई अक्ष पर AFC हो जाएगा। तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन मान लेते 2, 3, 4 और 5 था, वैसे वैसे AFC क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है। तो AFC जो है यू आकार का नहीं होता है। बाकी तो सही आंसर डी है, औसत स्थिर लागत। बाकी औसत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और सीमांत लागत यू आकार का होता है। व्याख्या में क्या दिया गया है, औसत स्थिर लागतें कुल स्थिर लागतों को उत्पादन से भाग देने पर प्राप्त होती हैं, क्योंकि उत्पादन के सब स्तरों पर कुल स्थिर लागतें उतनी ही रहती हैं, इसलिए उत्पादन के बढ़ने पर औसत स्थिर लागत कम हो जाती है। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि वस्तु की आय मांग किलोज इकाई से अधिक हो तो वस्तु की आय मांग किलोज इकाई से जब अधिक होगी तो वस्तु जो है विलासिता की वस्तु होगी। विलासिता की वस्तुओं के लिए मांग आय वक्र की लोच जो है धनात्मक होती है। ऐसी स्थिति में यदि आय में वृद्धि की जाए तो ऐसी वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि होती है, धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, उत्पादन साधनों में प्रतिस्थापन लोच सदैव होती है। तो उत्पादन साधनों में प्रतिस्थापन लोच सदैव जो है वह धनात्मक होती है। सही आंसर 7 का ए। अगला 8 नंबर प्रश्न है, कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन हो जाता है। तो कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन के बीच संबंध पूछा गया है, तो इसको कुल उत्पादन, यह आरेख से इसको समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। यह आरेख जो है टोटल प्रोडक्शन का हो गया, और यह आरेख मार्जिनल प्रोडक्शन का हो गया जो यहाँ पे काट रहा है, और यह आरेख एवरेज प्रोडक्शन का हो गया। अब इस आरेख में देखेंगे तभी क्वेश्चन का आंसर आसानी से पता चल जाएगा। क्या पूछ रहा है, जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन हो जाता है। तो कुल उत्पादन यहाँ पर अधिकतम है तो यहाँ पर सीमांत उत्पादन देखा जाए तो जीरो हो जाएगा, जीरो या शून्य, ए ऑप्शन में दिया गया है, तो ए सही है। यह उत्पादन की यह जो आरेख है टीपी, एपी और एमपी, यह उत्पादन की 3 अवस्थाओं को व्यक्त कर रहा है, जिसमें यह अवस्था जो है प्रथम अवस्था है, यहाँ तक जो है उत्पादन की प्रथम अवस्था है, और यह अवस्था जो है द्वितीय अवस्था है, और यह अवस्था जो है तृतीय अवस्था है। यह जो प्रथम अवस्था है इसको उत्पादन की वृद्धिमान अवस्था कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें उत्पादन के साधन या श्रम बढ़ाने पर उत्पादन जो है टीपी, एमपी, एपी सब बढ़ रहे हैं। टीपी प्रारंभ में बढ़ती दर से बढ़ रहा है प्रथम अवस्था में, एपी बढ़ती दर से बढ़ रहा है, एमपी बढ़ रहा है, सर्वोच्च हो रहा है या ऊंचा हो रहा है, सबसे ज़्यादा हो रहा है, फिर घटने लगता है प्रथम अवस्था में ही। तो इसलिए इस अवस्था को टीपी, एपी, एमपी को उत्पादन की वर्धमान अवस्था कहते हैं। सेकेंड अवस्था जो है उत्पादन की ह्रासमान अवस्था कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, इसमें एपी घटती दर से बढ़ रहा है, टीपी घटती दर से टीपी और एपी दोनों घटती दर से बढ़ रहे हैं और एमपी घट रहा है। यह उत्पादन की जो द्वितीय अवस्था है उत्पादक के लिए सर्वोत्तम अवस्था होती है, और इस अवस्था में उत्पादक उत्पादन करना प्रारंभ करता है। अगली जो अवस्था होगी तृतीय अवस्था में टीपी भी घट रहा है और क्या है, एमपी भी घट रहा है। यह एमपी घट क्या रहा है, एमपी हो गया है ऋणात्मक और एपी भी घट रहा है, तो इसलिए तृतीय अवस्था को ऋणात्मक अवस्था कहा जाता है।
तो इसलिए जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन 0 होता है। और इसको अगर उलट के भी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा कि जब सीमांत उत्पादन 0 होता है तो कुल उत्पादन अधिकतम हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, एकाधिकारी असामान्य लाभ प्राप्त कर सकता है अल्पकाल में, दीर्घकाल में, ए तथा बी दोनों में, उपरोक्त में कोई नहीं। तो एकाधिकारी असामान्य लाभ जो है अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों में प्राप्त कर सकता है। सही आंसर सी है। अल्पकाल एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एकाधिकारी फर्म को सामान्य, असामान्य एवं हानि की स्थिति का सामना करना पड़ता है, परंतु दीर्घकाल में एकाधिकारी केवल तभी उत्पादन करता है जब वह सामान्य से अधिक लाभ कमाने की क्षमता रखता है। इसलिए दीर्घकाल में एकाधिकारी या सामान्य लाभ प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, एक फर्म को सामान्य लाभ तभी प्राप्त होगा जब, कब सामान्य लाभ प्राप्त होगा? तो जब AR एवरेज रेवेन्यू, औसत आय, और एवरेज कॉस्ट AR बराबर AC बराबर होगी, तब फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होगा। एक फर्म को सामान्य लाभ तभी प्राप्त होगा जबकि औसत आय औसत लागत के बराबर हो, क्योंकि सीमांत आय और सीमांत लागत बराबर होने की स्थिति में फर्म के संतुलन की स्थिति होगी। तो यह सही आंसर ए है। अगला प्रश्न है, वितरण के सिद्धांत से लिया गया है, जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित प्रश्न लिया गया है। क्या पूछा गया है? पूर्ण प्रतियोगिता में व्यक्तिगत फर्म के लिए मांग की कीमत लोच होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में व्यक्तिगत फर्म के लिए मांग की कीमत लोच जो है वह अनंत होती है। मांग की कीमत लोच अनंत होने का मतलब है मांग वक्र जो है एक्स अक्ष के समांतर होता है, जिसकी आड़ी लोच एवं कीमत लोच अनंत होती है। तो सही आंसर बी है। पूर्ण प्रतियोगिता के तहत प्रत्येक फर्म समरूप वस्तु का उत्पादन करती है, जिससे एक क्रेता का अन्य उत्पादकों की तुलना में किसी एक विक्रेता की वस्तु के लिए अधिमान नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो है वह, अगर विशेषताओं की बात की जाए तो कुछ विशेषताओं पर आधारित है। उन विशेषताओं से क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं। क्या क्या विशेषता हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की, जान लेते हैं। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता एवं विक्रेता की संख्या क्या है? अधिक है। क्रेता एवं विक्रेता की संख्या अधिक होती है तथा क्रेता विक्रेता कीमत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर पाते हैं। जब संख्या अधिक होती है तो प्राइस में वृद्धि नहीं कर पाते हैं क्रेता या विक्रेता। इसके अलावा एकाधिकार बाजार में कीमत जो है बाजार द्वारा निर्धारित होती है। कीमत बाजार द्वारा निर्धारित होती है एकाधिकार बाजार में, और इस बाजार में फर्म जो है प्राइस टेकर होती है। प्राइस टेकर, एकाधिकार बाजार में फर्म प्राइस टेकर होती है। और फर्मों की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। पूर्णतः लोचदार का मतलब है एक्स अक्ष के समांतर होती है और मांग लोच अनंत हो जाती है तथा वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न, सहजाती और समरूप होती हैं। एकाधिकार में वस्तुएं स्थानापन्न, समरूप और सहजाती होती हैं। परफेक्ट कंपटीशन में वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन की दर MRS जो है इकाई के बराबर होती है। MRSXY जो है इकाई के बराबर होती है। क्रेता और विक्रेता को सभी आर्थिक सूचनाएं परफेक्ट कंपटीशन में प्राप्त होती हैं। कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता है। परिवहन लागत का अभाव होता है। साधन पूर्ण गतिशील होते हैं। इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन में फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। अल्पकाल में फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन पर प्रतिबंध होता है, लेकिन दीर्घकाल में यह स्वतंत्र होती हैं। परफेक्ट कंपटीशन एक आदर्श बाजार है। अर्थशास्त्र में इसका सैद्धांतिक महत्व है, लेकिन वास्तविक जीवन में परफेक्ट कंपटीशन पाना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। परफेक्ट कंपटीशन बाजार में जो है फर्म को अल्पकाल में सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और हानि का सामना करना पड़ता है, लेकिन दीर्घकाल में परफेक्ट कंपटीशन को सामान्य लाभ का सामना करना पड़ता है। परफेक्ट कंपटीशन को दीर्घकाल में सामान्य लाभ क्यों मिलती है? क्योंकि फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है।
जो जब प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है तो लाभ की स्थिति को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फर्में बाज़ार में प्रवेश करती हैं, और जब ज़्यादा फर्में बाज़ार में प्रवेश कर जाती हैं तो ऐसी स्थिति में लागत बढ़ जाती है। लागत बढ़ने से और फर्मों की संख्या अधिक होने से उत्पादन लागत बढ़ेगा, फर्मों की संख्या अधिक होगी तो लाभ की मात्रा जो है वह बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, फर्मों को सामान्य लाभ पर ही कार्य करना पड़ता है। तो यह परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगर परिभाषा की बात की जाए तो ऐसा बाजार जिसमें क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक हो तथा विक्रेता द्वारा बेची गई वस्तुएं समरूप हों तो उसे परफेक्ट कंपटीशन बाजार कहा जाता है। यह भी एक बात है महत्वपूर्ण कि एकाधिक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तुओं का स्वरूप जो है वह समरूप होता है। समरूप वस्तुएं परफेक्ट कंपटीशन में उत्पादित की जाती हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर, कीन्स के रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार की स्थिति में सामूहिक पूर्ति वक्र हो जाता है। तो कीन्स के रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार की स्थिति में सामूहिक पूर्ति वक्र जो है वह अनुलंब हो जाता है। अनुलंब बी ऑप्शन में दिया गया है, बी सही है। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, फिशर के अनुसार यदि मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा। तो फिशर के अनुसार यदि मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। आधा ए आंसर सही है। फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अनुसार यदि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि कर दी जाए तो मुद्रा का मूल्य वैल्यू में कमी तथा कीमत स्तर दुगनी वृद्धि हो जाएगी। तो सही आंसर ए है। यदि मुद्रा फिशर के अनुसार यदि मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो मूल्य स्तर आधा हो जाएगा। अगला है 14 नंबर प्रश्न है, साख नियंत्रण की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि परिमाणात्मक नियंत्रण में शामिल नहीं है। तो परिमाणात्मक नियंत्रण और गुणात्मक दो साख नियंत्रण के तरीके आरबीआई द्वारा अपनाए जाते हैं। परिमाणात्मक साख नियंत्रण के तरीकों की अगर बात की जाए तो परिमाणात्मक साख नियंत्रण के तरीकों में बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, सीआरआर, एसएलआर, रिजर्व रिपो अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, इन सबको शामिल किया जाता है। जबकि गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत साख रसनिंग, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्यवाही, इन सब विधियों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है परिमाणात्मक साख नियंत्रण में शामिल नहीं है। तो परिमाणात्मक साख नियंत्रण में खुले बाजार की क्रियाएं शामिल है, तरलता कोषानुपात का निर्धारण शामिल है, बैंक दर की नीति शामिल है, साख की रसनिंग शामिल नहीं है। साख की रसनिंग गुणात्मक साख नियंत्रण का तरीका है। अगला प्रश्न है 15 नंबर है, गिफिन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव। तो गिफिन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव जो है वह ऋणात्मक होता है। गिफिन वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव ऋणात्मक तथा प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक होता है। अर्थात आय प्रभाव के ऋणात्मक होने से ऐसी वस्तुओं के संबंध में आय बढ़ने पर वस्तुओं की मांग घटती है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। अभी हम लोग पिछले प्रश्न में देखे थे। तो सीमांत यह, लेकिन वह प्रोडक्शन था, यहाँ पर जो है उपयोगिता के बारे में पूछा गया है। सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है, यूटिलिटी, तो सीमांत उपयोगिता इसको ऐसे देख लेते हैं। सीमांत उपयोगिता यह टोटल यूटिलिटी हो जाएगी, यह मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी। तो जब सीमांत उपयोगिता यह शून्य है तो टोटल यूटिलिटी अधिकतम है, अधिकतम हो जाएगी। सही आंसर ए है। अगला है 17 नंबर प्रश्न है, मार्शल के उपभोक्ता बचत की धारणा में मान्यता है पूर्ण प्रतियोगिता की, एकाधिकार की, अपूर्ण प्रतियोगिता की, उपरोक्त में से किसी की नहीं। तो मार्शल के उपभोक्ता बचत के सिद्धांत में अगर मान्यताओं की बात की जाए तो उसमें वस्तु की उपयोगिता की माप संभव मानी गई है। इसके अलावा द्रव्य की सीमांत उपयोगिता में संपूर्ण विनिमय क्रिया की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं होता है और वस्तुएं प्रतिस्थापित नहीं की जा सकती हैं।
उपभोक्ता की बचत का मार्शल का जो दृष्टिकोण है वह संख्यात्मक माप पर आधारित है। इनके अनुसार किसी वस्तु को प्राप्त किए हुए रहने की अपेक्षा वह मूल्य जो एक व्यक्ति उस वस्तु के लिए देने के लिए तैयार होता है, जो मूल्य वह वास्तव में देना चाहता है, दोनों के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। मतलब जो मूल्य वस्तु को खरीदने के लिए उपभोक्ता देना चाहता है और जो वास्तव में वह देता है, इन दोनों के अंतर को ही उपभोक्ता बचत कहा जाता है। उपभोक्ता बचत की धारणा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है और मान्यताओं में बता चुके हैं। उपयोगिता की माप संभव है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में संपूर्ण विनिमय क्रिया की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वस्तु प्रतिस्थापित नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, तो इसका सही आंसर कोई नहीं हो जाएगा, डी 18। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में एक फर्म को संतुलन किस बिंदु पर प्राप्त होगा? तो जहां पर MP बराबर MC, P बराबर MR बराबर LAC और LMC बराबर होगा, MR MC बराबर होगा, तहाँ दीर्घकाल में परफेक्ट कंपटीशन का संतुलन होगा। सही आंसर डी है। अगला प्रश्न है रिकार्डो के लगान सिद्धांत में जिस भूमि पर शून्य लगान मिलती है उसे कहते हैं। तो रिकार्डो के अनुसार लगान सिद्धांत में जिस भूमि पर शून्य लगान मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सीमांत भूमि कहा जाता है। रिकार्डो का लगान सिद्धांत, रिकार्डो के सिद्धांत के अनुसार, या कह सकते हैं रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार भूमि जो है रिकार्डो दो प्रकार की मानते हैं, जिसमें सीमांत भूमि एवं अधिसीमांत भूमि। सीमांत भूमि पर रिकार्डो के अनुसार लगान की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि सीमांत भूमि पर अनाज की कीमत औसत लागत के बराबर मिलती है और अधिसीमांत भूमि पर ज़्यादा कीमत मिलने लगती है, इसलिए भूमि पर सरप्लस उत्पन्न हो जाता है और अधिसीमांत भूमि पर लगान की उत्पत्ति होती है। रिकार्डो अपने सिद्धांत में लगान सिद्धांत, दुर्लभता का लगान सिद्धांत और विभेदात्मक लगान सिद्धांत की बात करते हैं। रिकार्डो बताते हैं कि लगान वह अतिरेक है जो भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले पूंजीपति को भुगतान किया जाता है। मान्यताओं की अगर बात की जाए तो परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति होती है रिकार्डो के लगान सिद्धांत में। भूमि की उर्वरा शक्ति भिन्न भिन्न होती है। भूमि की पूर्ति बेलोचदार है, अर्थात भूमि न बढ़ सकती है और न घट सकती है। इसके अलावा भूमि की पूर्ति बेलोचदार लंब अक्ष के समान भूमि की पूर्ति को माना गया है बेलोचदार। भूमि पर या तो अनाज का उत्पादन होगा या परतियां खाली छोड़ दी जाएगी। उत्पादन का ह्रासमान नियम लागू होता है और दीर्घकाल का सिद्धांत माना गया है। तो यह लगान के संबंध में बात है और रिकार्डो के लगान सिद्धांत में जो है भूमि पर शून्य लगान जो है सीमांत भूमि पर शून्य लगान या कोई लगान नहीं, शून्य लगान सीमांत भूमि पर प्राप्त होती है। सही आंसर ए है। ध्यान रखने वाली बात है कि 7 से शून्य और 7 से सीमांत भूमि पर कोई लगान रिकार्डो नहीं लेते हैं या नहीं लेने की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 20 ग्रेसम का नियम। तो ग्रेसम का नियम जो है बताता है अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ग्रेसम के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा, हाँ, जो खराब मुद्रा होती है उसके स्थान पर अगर अच्छी मुद्रा चलाएंगे तो लोग अच्छी मुद्रा का संग्रह कर लेंगे, इसलिए अच्छी मुद्रा धीरे धीरे क्या होगी, चलन से बाहर हो जाएगी और जो खराब मुद्रा है वही चलन में रहेगी। इस प्रकार से ग्रेसम बताते हैं कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। मनुष्य की यह आदत होती है कि अच्छी चीज़ों का वह संग्रह करके रखता है, तो इसलिए अच्छी अर्थव्यवस्था से अच्छी मुद्रा अर्थव्यवस्था से गायब हो जाएगी और बुरी मुद्रा प्रचलन में रहेगी। तो सही आंसर सी है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, भारत के निम्नलिखित बैंकिंग संसाधनों में से सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? तो बैंकिंग संसाधनों में सबसे पहले IBRD, RBI, SBI, ऑप्शन ए SBI, B RBI, C नाबार्ड और D RRB। तो अगर सब की स्थापना की बात देखे जाए तो भी पता चलेगा सबसे पहले इनमें से
किसकी स्थापना हुई? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982, नाबार्ड 1982 हो जाएगा। और आरबीआई 1935 हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद एसबीआई 1955 हो जाएगा, 1955। इसके बाद आरआरबी 1975 हो जाएगा, 1975। तो अगर सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ सबसे पहले आरबीआई ही निकल के आ रहा है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी आंसर सही। और 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला प्रश्न है, मजदूरी कोष सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो मजदूरी कोष सिद्धांत के प्रतिपादक प्रोफेसर एडम स्मिथ को माना जाता है। सही आंसर ए है। अगला प्रश्न 23 नंबर है, पूर्ण प्रतियोगिता। बाजार में किसी वस्तु पर लगने वाले कर का अंतिम भार यदि क्रेता एवं विक्रेता दोनों पर आधा आधा बांट दिया जाए तो मांग की लोच होगी। तो क्रेता एवं विक्रेता पर जब आधा आधा बांट दिया जाएगा तो मांग की लोच इकाई के बराबर हो जाएगी। अगला है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति है साख विस्तार, साख नियंत्रण, नियंत्रित मुद्रा विस्तार, सस्ती मुद्रा नीति। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति जो है नियंत्रित मुद्रा विस्तार की नीति है। सही आंसर सी है। अगला, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, ग्रामीण शाख संचालन करना, औद्योगिक शाख संचालन करना, कोई नहीं। तो नाबार्ड का कार्य जो है ग्रामीण शाख का संचालन करना है। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को डॉक्टर शिवरमन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। यह संस्था आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रकार के उत्पादन, विनियोग, कृषि, छोटे उद्योग आदि की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुनर्वित्त संस्था के रूप में कार्य करता है। तो सही आंसर जो है ग्रामीण शाख संचालन करना होता है। नाबार्ड का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना होता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, मुद्रास्फीति बढ़ने से लाभ होता है। तो मुद्रास्फीति से ऋणी को लाभ होता है, जो ऋण देता है, जो ऋण लेता है उसको लाभ होता है। मुद्रास्फीति ऐसी स्थिति होती है जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है, मुद्रा का मूल्य गिरा रहता है। इसलिए दिए हुए विकल्प में जो ऋणी है, ऋणी को मुद्रास्फीति से लाभ होता है। अगला है, शून्य आधारित बजट का आशय है। तो शून्य आधारित बजट का आशय व्यय में कमी करना है, आय में वृद्धि करना है, व्यय के प्रत्येक मद पर इस प्रकार विचार करना कि वह नई हो। तो सही आंसर सी पीटर ए पायर द्वारा दिया गया था 1969-70 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय फिजिकल डिफिसिट का सूत्र है? तो राजकोषीय घाटा का अगर सूत्र पूछा जाए तो राजकोषीय घाटा बराबर होता है, जो टोटल घाटा होता है, टोटल घाटे को राजकोषीय घाटा कहते हैं। सरकार के दायित्व को ही राजकोषीय घाटा कहते हैं। बजटरी घाटा राजकोषीय घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटा राजस्व घाटा माइनस राजस्व, इनमें कोई नहीं होगा। राजकोषीय घाटा बराबर होता है आंतरिक ऋण प्लस विदेशी ऋण प्लस अन्य देयताएं प्लस रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋण। चूँकि आंतरिक ऋण प्लस अन्य देयताएं प्लस विदेशी ऋण बराबर सरकारी दायित्व तथा रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋण है, इसलिए बजटरी घाटा राजकोषीय घाटा का रूप ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, यदि उपयोग की सीमांत प्रवृत्ति, उपयोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी कितना दिया गया है? 0.6 दिया है। तो निवेश गुणक होगा। तो के बराबर एमपीसी दिया गया है 1/1 माइनस एमपीसी हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस 0.6 हो जाएगा। तो यह बचेगा 1/0.4 और यह 0 हो जाएगा। तो इसको भाग जब देंगे तो आएगा 2.5, 2.5 सही आंसर आ जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंपनियों द्वारा प्रदत्त लाभांश घोषित किया जाता है अधिकृत पूंजी पर, अभिदत्त पूंजी पर, निर्गमित पूंजी पर, इनमें से कोई नहीं। तो कंपनियों द्वारा प्रदत्त लाभांश जो है वह अभिदत्त पूंजी पर प्राप्त होता है। अभिदत्त सही आंसर बी है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री यह मानता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अल्पविकसित देशों के विकास को रोका है? तो यह बात जो है राल्फ प्रेबिस, सिंगरहंस, गुरनान मिल्लर सभी मानते हैं। तो डी आंसर सही है। प्रेबिस सर्वप्रथम इस विचार को देते हैं। तो प्रेबिस, सिंगर एवं गुरनान मिल्लर जैसे अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कड़ी आलोचना करते हैं। उनके अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकासशील देशों के व्यापार संतुलन को प्रभावित करता है। अगला है 34 नंबर प्रश्न। एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु रहा है। तो एडम स्मिथ अपने व्यापार में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण पर ज़्यादा जोर देते हैं, इसलिए श्रम विभाजन ही सही आंसर है, डी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट विशेषता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट विशेषता है क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का ही एक आवश्यक परिणाम है तथा इसका आधार है विभिन्न देशों को भिन्न भिन्न सुविधाएं प्रदान करना। बी में क्या दिया गया है? इस व्यापार के अंतर्गत विनिमय विभिन्न केंद्रीय बैंकों के प्रभाव क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के बीच होता है। और सी में दिया गया है इस व्यापार से जुड़े विभिन्न देशों में उत्पादकों की आर्थिक व्यवस्था प्रायः असमान रहती है। उपयुक्त सभी, तो इसमें ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है 34 नंबर प्रश्न है, आय बढ़ने के साथ साथ उपयोग पर व्यय की गई आय का अनुपात। तो आय बढ़ने के साथ साथ उपयोग पर व्यय की गई आय का अनुपात कम होता है। केन्स के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में वृद्धि होती है, परंतु यह आय में वृद्धि से कम होती है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, मुक्त तैरती फ्री फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा की मांग और पूर्ति के बीच समायोजन निम्न में किसके द्वारा किया जाता है? तो मुद्रा की मांग एवं पूर्ति जो में समायोजन जो है वह घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी के द्वारा और घरेलू करेंसी के मूल्य ह्रास के द्वारा किया जाता है। ए और बी दोनों सही हैं, तो सही आंसर सी है। अगला प्रश्न 36 नंबर है, मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत गोल्डन लॉ ऑफ वेजेस किसने दिया? तो मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत जो है इसको जे.एस. मिल ने दिया था और इसे जीवन स्तर सिद्धांत भी कहा जाता है। मजदूरी के सुनहरा सिद्धांत को जीवन स्तर का सिद्धांत भी कहा जाता है और इसे जो प्रतिपादित किया था इसको जे.एस. मिल ने दिया था। निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार ही लगा सकती है? तो 37 नंबर प्रश्न में जो राज्य सरकार कर लगा सकती है वह राजस्व कर है। बाकी संपत्ति कर, आयकर, आयात निर्यात कर केंद्र सरकार लगाती है। ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? तो ऋण नीति जो है वह राजकोषीय व्यवस्था का अंग है, मौद्रिक व्यवस्था का नहीं है, बैंकिंग व्यवस्था का नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व्यवस्था का नहीं है। राजकोषीय व्यवस्था के तहत ऋण नीति, कर नीति तथा सार्वजनिक व्यय नीति को शामिल किया जाता है। अगला है 42 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता की बचत का सही सूत्र है। तो उपभोक्ता की बचत बराबर कुल उपयोगिता माइनस कीमत गुणे खरीदी गई इकाइयों की संख्या। ए आंसर सही है। क्या होता है? कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जितनी कीमत देने के लिए तैयार रहता है वास्तव में जितनी मूल्य पर वह वस्तु बाजार से खरीदता है, दोनों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता की बचत की बात जो है सबसे पहले ड्यूपिट नामक अर्थशास्त्री द्वारा की गई थी। अगला है 40 नंबर प्रश्न। क्या है 40 नंबर प्रश्न? लुई की दृष्टि से द्वैध अर्थव्यवस्था के अंदर पूंजीवादी क्षेत्र और अधिक श्रम को खपा लेना है बशर्ते कि, क्या होगा? बशर्ते कि निर्वाह क्षेत्र की श्रम आपूर्ति लोचदार हो, पूंजी मूलक अधिशेष उत्पन्न हो रहा हो और उसका पुनर्निवेश किया जा रहा हो। तो सही आंसर डी है। लुईस के अनुसार द्वैध अर्थव्यवस्था के अंदर पूंजीवादी क्षेत्र अधिक श्रम खपा लेता है बशर्ते कि निर्वाह क्षेत्र की श्रम आपूर्ति लोचदार और पूंजी मूलक अधिशेष उत्पन्न हो रहा हो। अगला 41 नंबर प्रश्न है, बिना प्रयास स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है? तो बिना प्रयास स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रक्रिया को आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से है। सामान्यतः जब देखा जाता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रहा है। मतलब जब अर्थव्यवस्था के आर्थिक चरों में वृद्धि देखने को मिलती है। आर्थिक चरों का मतलब जीडीपी, जीएनपी,
पीसीआई और नेशनल इनकम में वृद्धि देखने को मिलती है तो कहा जाता है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। इसके अलावा आर्थिक विकास की धारणा जो है वह आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। इसमें आर्थिक एवं गैर आर्थिक चरों को शामिल किया जाता है। आर्थिक चरों का मतलब हुआ इसमें जीडीपी, जीएनपी, पीसीआई, एनआई के अतिरिक्त गुणात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि बातों को भी शामिल किया जाता है या आदि चरों को भी शामिल किया जाता है। इस प्रकार से स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रक्रिया जो है बिना प्रयास के वह आर्थिक वृद्धि कहलाती है या आर्थिक समृद्धि कहलाती है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, सार्वजनिक आय का सबसे महत्वपूर्ण मान होता है। तो सार्वजनिक आय का सबसे महत्वपूर्ण मान जो है वह कर होता है। कर एक प्रकार का अनिवार्य अंशदान है जिसे करदाता बिना किसी प्रतिफल के सरकार को कर के आधार से संबंधित होने के लिए देता है। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर नहीं लगाया जाता है। इसके लिए उपकर एवं अधिभार लगाया जाता है। उपकर तथा अधिभार दोनों ही किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न, व्ययकर एक्सपेंडिचर टैक्स लगाया जाता है। तो होटल में ठहरने, भोजन, शराब आदि मदों में किए गए खर्च पर। बी आंसर सही है 43 का। अगला 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अगर सत्य कथन की बात की जाए तो MPC प्लस MPS दोनों का जोड़ 1 के बराबर होता है। जब सीमांत उत्पाद कीमत तथा सीमांत बचत पूर्ति बराबर होती है तो वह इकाई के बराबर हो जाती है। तो MPC प्लस MPS 1 के बराबर होती है। तो सही आंसर सी है। अगला 45 या इंपॉर्टेंट प्रश्न है 44 नंबर। अगला 45 नंबर प्रश्न है, भारत के लिए विजन 2020 नीतिगत प्रलेख के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष, तो इस समिति के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर SP गुप्ता थे। SP गुप्ता। भारत में विजन 2020 नीति प्रलेख को तैयार करने वाले अर्थशास्त्री या योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर SP गुप्ता। डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 46 नंबर है, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में पहली कृषि जनगणना 1970-71 में हुई थी। सही आंसर सी है। अगला 47, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास का बेहतर सूचक है। तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास का बेहतर सूचक माना जाता है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि किसी देश में आर्थिक विकास तब कहा जाता है जब उस देश में संरचनात्मक परिवर्तन होता है। अर्थात आर्थिक विकास के बेहतर माप के लिए प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि को लिया जाता है। तो सही आंसर बी है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 48 नंबर, बजट घाटे की पूर्ति हेतु निम्न उपाय का सहारा लिया जा सकता है। किसका? बजट घाटे की पूर्ति के लिए किसका सहारा? विदेशी पूंजी का सहारा लिया जा सकता है। शुद्ध घरेलू पूंजी प्राप्ति में वृद्धि की जा सकती है। RBI से अल्पकालीन ऋण लिया जा सकता है। तो सही आंसर सी है। बजट घाटे की आपूर्ति या सरकारी रिजर्व बैंक के पास से नकदी की निकासी अथवा एडहाक ट्रेजरी बिल के माध्यम से रिजर्व बैंक से प्राप्त किया जा सकता है। तो सही आंसर सी है। अगला है 49 नंबर प्रश्न, भारत में बैंक दर निश्चित किया जाता है। तो भारत में बैंक दर का निश्चय जो है वह रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक के अगर कार्यों की बात की जाए तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, और राष्ट्रीयकरण 1949 को किया गया था। रिजर्व बैंक के कार्यों की बात की जाए तो बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, नोट निर्गमन का कार्य करता है। भारत में बैंक दर रिजर्व बैंक द्वारा सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा आंकड़ों का प्रकाशन किया जाता है रिजर्व बैंक द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का वर्तमान अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो भारत में वर्तमान अर्थव्यवस्था की विशेषता गरीबी है, असंगठित श्रमिक श्रम शक्ति है, बेरोजगारी है, आय एवं संपत्ति का वितरण समान नहीं है, असमान है। तो सही आंसर डी है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अति जनसंख्या, भुखमरी और आंशिक संगठित श्रम शक्ति है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में यह बातें थे। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं अल्प विकसित देशों की
विकासशील देशों की विशेषताओं और विकसित देशों की विशेषताओं के बारे में हम 2 वीडियो पहले से बना चुके हैं, जिसमें डिटेल से बताया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में और विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। वह वीडियो आप लोग अगर न देखें हो तो उसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 51 नंबर, औसत लागत वक्र APC और औसत विक्रय लागत वक्र ASC को किस प्रकार जोड़कर हम कुल औसत लागत वक्र प्राप्त करते हैं। तो इसको क्षैतिज और लंबवत किसी प्रकार से जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। सही आंसर 51 का C है। अगला 52 नंबर, निम्न चित्र में X पर प्रदर्शित की गई मुद्रा की मांग किस उद्देश्य हेतु की गई है। तो X पर प्रदर्शित जो मुद्रा की मांग है वह सट्टा उद्देश्य के लिए की गई है। सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग जो होती है वह ब्याज दर पर निर्भर करती है। बाकी सौदे के उद्देश्य के लिए और सतर्कता उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग है वह आय पर निर्भर करती है। मुद्रा की इन तीनों मांगों को कीन्स ने अपने तरलता जाल के सिद्धांत में या मुद्रा के तरलता अधिमान सिद्धांत में बताया था। अगला प्रश्न है 53, लीनियर प्रोग्रामिंग के विचार को देने का श्रेय दिया जाता है अमेरिकी गणितज्ञ डेंटजिंग को, रूस के गणितज्ञ कंट्रोविच को, मार्शल को, सैमुअल्सन को। तो लीनियर प्रोग्रामिंग की बात जो है रूस के गणितज्ञ कंट्रोविच ने दी थी। गणितीय मॉडल है यह लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसके द्वारा अधिकतम लाभ या न्यूनतम लागत ज्ञात किया जाता है। इस विचार को देने का श्रेय जो है रूस के गणितज्ञ अर्थशास्त्री कंट्रोविच को जाता है। अगला प्रश्न है मनी इल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक। तो मनी इल्यूशन नामक पुस्तक जो है इरविन फिशर ने लिखी है। इन्होंने इस पुस्तक में मुद्रा के विभिन्न रूपों का जिक्र किया है। तो इरविन फिशर बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण आंतरिक बचतें और बाह्य बचतें दोनों उत्पन्न करता है। सही आंसर C है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण की बात जो है सबसे पहले एडम स्मिथ द्वारा की जाती है, जो श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण की जो आंतरिक एवं बाह्य बचतें उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है 56 नंबर, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक अर्थशास्त्री कृषि के लेखक हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है एडम स्मिथ। सही आंसर C है। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का पूरा नाम जो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक के लेखक जो हैं वह एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ ने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन नामक किताब की रचना की थी और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता। और अगर प्राचीन अर्थशास्त्र के पिता की बात की जाए तो उनको कौटिल्य को अर्थशास्त्र का जनक या पिता कहा जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक किताब की रचना की थी। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान भी मानते हैं। अगला प्रश्न है 57, यदि श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी तो इसका मजदूरी स्तर। तो श्रम की उत्पादकता बढ़ने से मजदूरी स्तर बढ़ जाता है। सही आंसर A है। अगला कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक के लेखक। तो कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वह हिक्स हैं। कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक के लेखक हिक्स हैं। इन्होंने इसी पुस्तक में अनधिमान वक्र या तटस्थता वक्र की व्याख्या की है। इसमें कैपिटल एंड ग्रोथ नामक किताब में हिक्स ने अनधिमान वक्र तटस्थता वक्र की व्याख्या की है। अगला प्रश्न है 59 नंबर, ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP के अंतर्गत गरीबी को दूर करने के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का विस्तार किया जाता है, ग्रामीण बेरोजगारी को रोजगार की गारंटी दी जाती है, ग्रामीण गरीबी को उत्पादक पूंजीगत साधन प्रदान किए जाते हैं। सही आंसर D है। इसका सही आंसर D है 59 नंबर प्रश्न का। अगला 60 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण IRDP की स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1980 को की गई थी। अगला प्रश्न है 60 नंबर, जीवन निर्वाह विकास की ऊंची दर किस अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। तो जीवन निर्वाह विकास की ऊंची दर जो है
कृषि क्षेत्र की ऊंची विकास दर पर निर्भर करती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र पाए जाते हैं जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के रूप में हैं। इन क्षेत्रों में जीवन निर्वाह विकास की ऊंची दर जो है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है 61 नंबर, लगान, मजदूरी एवं लाभ को आर्थिक विकास प्रक्रिया में शामिल करने वाले अर्थशास्त्री हैं। लगान, मजदूरी एवं लाभ को आर्थिक विकास की प्रक्रिया में शामिल करने वाले अर्थशास्त्री रिकार्डो हैं। रिकार्डो को क्लासिकल अर्थशास्त्री माना जाता है। इन्होंने लगान, मजदूरी एवं लाभ को आर्थिक विकास प्रक्रिया में शामिल किया है। अगला है 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत नाम से अभिहित किया है? तो उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत जो है बोल्डिंग नामक अर्थशास्त्री कहते हैं। अगला है 62 नंबर और आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में समग्र बचतों में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक योगदान करता है? घरेलू क्षेत्र, निगम क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, बीमा क्षेत्र। तो भारत की समग्र बचतों में भारत की जो है सर्वाधिक योगदान घरेलू क्षेत्र का है। ए आंसर सही है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 2004 का पेपर सॉल्व किया और यह पेपर जो है अध्यायवार हम लोगों ने देखा किस अध्याय से कितने प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ से प्रश्न जो है आगामी परीक्षा में मिल सकते हैं और रिवीजन के उद्देश्य से भी यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास के पहले हम लोगों ने टीजीटी के कई पेपर सॉल्व किए हैं जिसमें 2011 का पेपर है, 2013, टीजीटी 2010, 2009, 2005 और 2004 का फर्स्ट और 2004 का यह सेकंड पेपर है। मतलब 2004 में जो टीजीटी का पेपर हुआ था वह 2 बार पेपर हुआ था। तो इस प्रकार से इस क्लास के पहले हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेपर सॉल्व किए हैं और यह पेपर जो है आज 6ठा पेपर है। तो इसी प्रकार से आगे भी हम लोग टीजीटी फिर पीजीटी के पेपर सॉल्व करेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स में जो अर्थशास्त्र के सब्जेक्टिव प्रश्न वैकल्पिक विषय के रूप में पूछे जाते थे उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के जो प्रश्न हैं वह प्रश्न भी टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से विषय के प्रति समझ विकसित की जा सकती है प्रश्नों के माध्यम से ही। तो इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों और मित्रों तक वीडियो को शेयर करें।